आवाज़ आ रही है? ओके। सो अभी हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, जैसे कि क्लोरोफिल, लाइट, टेम्परेचर, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ 2 एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे ये प्रूव करने के लिए कि लाइट और क्लोरोफिल जो है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर लाइट प्लांट को नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस जो है वो वहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम देखते हैं पहले एक्सपेरिमेंट में कि लाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक प्लांट लिया, कोई भी एक पॉटेड प्लांट लिया और उन्होंने उसको 2-3 दिन तक डार्क रूम में रखा था। अब डार्क रूम में क्यों रखा था, ताकि वो प्लांट जो है वो डी स्टार्च हो जाए। इन द केस जब डार्क रूम में रखा रहेगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहाँ पे स्टार्च जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। ग्लूकोज हमें पता है कि ग्लूकोज प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो उन्होंने उस प्लांट को, उस पॉटेड प्लांट को कुछ दिन तक 2-3 दिन तक कहाँ पे रखा था, डार्क रूम में, ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। उसके बाद उसको, उस प्लांट को लिया और उस प्लांट की कोई एक लीफ को, ठीक है, उस प्लांट की एक लीफ को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, और उस तरीके से कवर किया कि वहाँ पे लाइट जो है वो रीच ना कर पाए, और उस प्लांट को फिर रख दिया सनलाइट में 6 to 7 आवर्स के लिए। अब सनलाइट में रखने के बाद उन्होंने उस पर्टिकुलर लीफ को लिया और उस लीफ को एक बॉइलिंग वाटर में रखा। बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद लीफ जो है वो कम्प्लीटली डेड हो जाती है, एंड उसके बाद उसको वाटर बाथ में अल्कोहल पे 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर पे रखा। अब अल्कोहल में रखने के बाद, अल्कोहल में रखते क्यों है, ताकि जो लीफ है वो पूरी की पूरी डीकलराइज हो जाए, ठीक है। तो ये जब डीकलराइज होती है तो इसके ऊपर हम एक टेस्ट करते हैं। अब स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं। जब हम आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च में डालते हैं तो स्टार्च जो है वो ब्रेक होके ब्लूइश कलर में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीफ को लिया, और लीफ को लेने के बाद जो लीफ पे ब्लैक पेपर था, ब्लैक पेपर से जिसको कवर किया था उस लीफ को निकाला, और उस लीफ को सबसे पहले हमने बॉइलिंग वाटर में रखा। बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद उसको अल्कोहल में रखा ताकि वो डीकलराइज हो जाए, एंड उसके बाद उसे अल्कोहल से निकालने के बाद उस पर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला। जब हमने उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो वो लीफ जहाँ से वो कवर नहीं थी वहाँ से वो ब्लूइश ब्लैक टर्न हो गई, लेकिन जहाँ से वो कवर थी वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और उसकी वजह से स्टार्च भी वहाँ पे बना नहीं था। तो जब वहाँ पे स्टार्च नहीं बना था तो वो ब्लूइश ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई, वो ऑलरेडी वो कलरलेस ही रही। तो इसकी वजह से ये क्या शो करता है कि जहाँ पे लाइट रीच हुई, जहाँ जिस पार्ट पे लीफ के पे लाइट रीच हुई वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ था, और फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी हुआ था। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं आयोडीन सोल्यूशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ब्लूइश ब्लैक कलर में, राइट। एंड जो एरिया, जो पार्ट, जो पोर्शन लीफ का कवर था ब्लैक पेपर से, उस पोर्शन पे कलर चेंज नहीं हुआ था, वो लाइट येलो ही रहा था, जो कि आयोडीन का कलर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। तो ये एक एक्टिविटी थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है कि लाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट था जो किस पे था, क्लोरोफिल इज नेसेसरी। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक क्रोटन प्लांट लिया, ठीक है। क्रोटन प्लांट को कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक वही सेम डार्क रूम में रखा था ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ना हो। क्रोटन प्लांट जो है वो वेरीगेटेड लीव्स का बना होता है, मतलब इसमें कई सारे डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं, राइट। कुछ एरियाज जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ एरियाज जो हैं वो येलोइश कलर के होते हैं।
तो जहाँ पे ग्रीन एरियाज होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे दूसरे कलर के एरियाज होते हैं या फिर पैचेस होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे कोई और ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने किया क्या, उस क्रोटोन प्लांट को 2-3 दिन तक कहाँ पे रखा था, डार्क रूम में, ताकि डी स्टार्च हो, आई मीन फोटोसिंथेसिस वहाँ पे ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने उस वेरीगेटेड लीफ को निकाला और कुछ टाइम तक उस प्लांट को 2 to 6 आवर्स उस प्लांट को सनलाइट के नीचे रखा था। अब उसके बाद में क्या हुआ, उस प्लांट को लिया और उसको वही सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि उसको बॉइलिंग वाटर में रखा था ताकि वो लीफ जो है वो डेड हो जाए, एंड उसके बाद उसको अल्कोहल में इंट्रोड्यूस किया था। अल्कोहल में क्यों करते हैं, ताकि जो लीफ है वो कैसी हो जाए, पूरी से पूरी डीकलराइज हो जाए, पूरा जो भी कलर है वो डिसअपियर हो जाए। एंड उससे पहले ये करते क्या हैं, एक पेपर लेते हैं और एक पेपर पे जो जो पैचेस हैं वो पैचेस को ट्रेस कर लेते हैं, ताकि ये पता चले कि ये पैचेस जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके बाद इस लीफ पे आयोडीन सोल्यूशन डाला, और जब आयोडीन सोल्यूशन डाला तो कुछ एरियाज जो हैं वो येलो कलर के रहे थे और कुछ एरियाज जो हैं वो ब्लूइश ब्लैक कलर में टर्न हो गए। तो जब उस ट्रेसिंग पेपर से और ये लीफ को जब हमने मैच किया या फिर जब हमने कंपेयर किया, तो हमें ये पता चलता है कि जो पोर्शन में या फिर जो एरियाज में ग्रीन कलर प्रेजेंट था वहाँ पे ये ब्लूइश ब्लैक कलर में टर्न हो चुका है, ठीक है। और जो एरियाज येलो कलर के थे पहले से ही, वहाँ पे कोई भी कलर चेंजेस नहीं आए हैं, वो येलो कलर के ही रह गए। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्च कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ था, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, राइट। सो दीज आर द 2 एक्सपेरिमेंट्स जो ये बताते हैं कि क्लोरोफिल और लाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है और न्यूट्रिशन इन अमीबा, और न्यूट्रिशन में कितने सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स की जब हम बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक प्रोसेस है और उसमें कई सारे डिफरेंट स्टेप्स भी होते हैं। तो हम उन स्टेप्स के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, एंड साथ के साथ हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े थे कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि क्लोरोफिल और लाइट जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस अकर करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो है वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो कौन सा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, जो भी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं या फिर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस में, एंड साथ के साथ दे आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो भी ये प्रोसेस होता है, जो भी डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ओके तो इसमें कई सारे होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे होती हैं, उनके सिंगल सेल से होती हैं। तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी किससे होता है, सिंगल सेल से होता है। नाउ कमिंग टू द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव ए प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। एंड वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रॉपर वे में बना होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो अगर न्यूट्रिशन बेसिक देखा जाए, जनरल न्यूट्रिशन अगर देखा जाए सारे एनिमल्स का, इधर इट कैन बी यूनिसेलर और मल्टी सेलर। तो इसमें जो है 5 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहला आता है इंजेशन। Okay, so what is ingestion? There are 5 steps, right? Ingestion, digestion, absorption, assimilation,
digestion. These are the 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. Okay, coming to the ingestion. Ingestion होता क्या है? Ingestion is nothing but intake of food, right? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं. जो फूड हम बॉडी के अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनटेक ऑफ फूड. तो इंजेक्शन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, फूड को कंज्यूम करता है. नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल. ओके, नाउ डाइजेशन क्या है? यहाँ पे अब हमने फूड को इनटेक कर लिया. फूड को इनटेक करने के बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन कैसे होता है? जो भी हम कंज्यूम करते हैं फूड, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं. तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता है स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल. तो यहाँ पे डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल. नाउ कमिंग टू द अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब फूड डाइजेस्ट हो गया तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या होता है? वो बॉडी जो है भी है, ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट. टेकअप ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड सेल्स. अब ब्लड सेल्स क्या करेंगे? उसको फूड को लेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे. ट्रांसपोर्ट करने के बाद कहाँ पे? जहाँ पे भी उसको ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी उसका टारगेट होगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन. असिमिलेशन इज नथिंग बट टेकअप ऑफ फूड बाय सेल्स. फूड बाय सेल्स फ्रॉम ब्लड. तो ये क्या करते हैं? जो फूड जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो ब्लड में से फूड को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. लास्ट स्टेप इज एजेशन. एजेशन में होता क्या है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा की सारा क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है. दैट इज नथिंग बट अनडाइजेस्टेड food is thrown out of the body. So these are the 5 general steps of nutrition. In animals it can be either unicellular or multicellular. तो सबसे पहला कौन सा था? इंजेक्शन. इंजेक्शन में क्या होता है? फूड को इनटेक करते हैं. उसके बाद आता है डाइजेशन. डाइजेशन में जितने भी लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म्स में. फिर आता है अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो भी ब्लड होते हैं, ब्लड जो होता है वो क्या करता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसमें से उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? ब्लड सेल्स पे. नेक्स्ट इज असिमिलेशन. असिमिलेशन में क्या होता है? जो भी बॉडी के सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं ब्लड से और यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज इजेशन. इजेशन में होता क्या है? जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो पूरा बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है. तो ये हो गए सारे जनरल स्टेप्स न्यूट्रिशन में. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने एग्जांपल्स में हमेशा पढ़ते आए हैं अमीबा, राइट. तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल से बना होता है और जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी उसके एक ही सेल में बने होते हैं. तो लेट अस सी न्यूट्रिशन इन अमीबा. ओके, ना न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर देखा जाए तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक, राइट. एंड साथ के साथ ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फूड को एनगल्फ करता है वो एनगल्फ करता है किससे? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से. नाउ व्हाट इज फैगोसाइटोसिस प्रोसेस? फैगोसाइटोसिस इज नथिंग बट एनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल. तो ये क्या करता है? फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है. एंड इसका जो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है वो होता है बैक्टीरिया. और ये ज़्यादातर अमीबा हमें कहाँ पे मिलता है? वाटर में
सारे जितने भी लेक्स होते हैं या फिर पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे हम अमीबा को देख सकते हैं, उसका हैबिटेट होता है। नाउ लेट अस सी द स्टेप्स हाउ द न्यूट्रिशन इन अमीबा हैपेंस। तो सबसे पहला आता है इंजेशन। इंजेशन में हमें पता है इनटेक ऑफ फूड, लेकिन इनटेक ऑफ फूड इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस है अमीबा का, कि जो अमीबा है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है एंड साथ के साथ उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, इरेगुलर शेप की, राइट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले फूड को इनटेक करने के लिए इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, राइट। और उन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। ओके, तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो ये जो भी फूड होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है, फूड होता है, उसको क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। और एनगल्फ करने के बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं, और वो फूड वैक्यूल जो है वो कहाँ पे होता है, अमीबा के साइटोप्लाज्म में। इस तरीके से एनगल्फ करने के बाद, फूड को एनगल्फ करने के बाद उसका फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं, और फूड वैक्यूल में जो है वो सारे जो भी बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। अब डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन कई सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स साइटोप्लाज्म से किसमें, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किसमें आ जाती हैं, फूड वैक्यूल के अंदर। और जब ये फूड वैक्यूल के अंदर आ जाती हैं तो जो भी फूड है उसको ये ब्रेक कर देती हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में, स्मॉल सॉल्युबल पार्टिकल्स में। तो जो भी लार्ज पार्टिकल होता है, लार्ज फूड पार्टिकल होता है, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, स्मॉल सब्सटेंसेस में, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन में होता क्या है, अब्जॉर्प्शन में जो फूड वैक्यूल है उससे जितना भी फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया से या फिर जो भी उसके फूड पार्टिकल से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और अब्जॉर्ब होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो किस में रह जाते हैं, फूड वैक्यूल में रह जाते हैं, और लेटर ऑन दैट फूड वैक्यूल गेट कन्वर्ट इनटू रेसिड्यूअल बॉडी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है, अब डिफ्यूज हो गए सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होने के बाद वो सेल उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेता है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड उसके बाद जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस में आ जाता है, डाइजेशन में। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड, वो रेसिडुअल बॉडी उसके मेम्ब्रेन से जाके मर्ज हो जाती है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर की तरफ फेंक देती है। तो इस तरीके से जो है अमीबा का न्यूट्रिशन है। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था अमीबा के न्यूट्रिशन में, कि इसकी फॉलोइंग प्रोसेस है। सबसे पहले है इंजेक्शन ऑफ इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये फूड को इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आर नथिंग बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच एक्चुअली हेल्प इन द मूवमेंट एंड एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो ये जो प्रोसेस होता है फूड पार्टिकल को एनगल्फ करना, इसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब एनगल्फ करने के बाद ये क्या करता है, एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। उसके बाद आते हैं डाइजेशन पे। अब कई सारी साइटोप्लाज्म के लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो लाइसोसोम्स आके या फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सीधी फूड वैक्यूल में अंदर आ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी प्रोसेस होते हैं, अगर उसमें किसी भी मेम्ब्रेन्स के आर पार अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है अमीबा में, तो वो एक सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो सारी एंजाइम्स फूड वैक्यूल में आ जाती हैं और ये क्या करती हैं, फूड को डाइजेस्ट कर देती हैं। जो भी फूड होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है, उसको लार्ज सब्सटेंसेस से स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं। अब स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के बाद अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मिलता है, ब्रेक होने का जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे कुछ होते हैं वो सारे किसमें, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज होने के बाद अब वहाँ पे स्टोर भी हो जाते हैं, लेकिन अब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और यू कैन से
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो असिमिलेशन, नेक्स्ट कमिंग टू असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है, जो भी अमीबा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेता है अपनी एनर्जी के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ होता है फूड वैक्यूल में, वो पूरा सिंपल डिफ्यूजन और यू कैन से मर्ज एक्सोसाइटोसिस की के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन में किस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है, क्योंकि वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि जो भी डाइजेशन होता है या फिर यू कैन से जो भी न्यूट्रिशन होता है उसका उसके लिए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स और वो क्या क्या सेक्रीट करते हैं, किस तरीके से डाइजेशन करते हैं, तो वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।